आज हम यूनिट 4 चैप्टर 1 पढ़ने वाले हैं, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश ड्रामा। तो ड्रामा आपको पता है, जो स्टेज पे नाटक होते हैं उसको ड्रामा कहा जाता है। तो जो इंग्लिश ड्रामा की हिस्ट्री है, जो इंग्लिश मतलब ब्रिटेन से रिलेटेड, यूके से रिलेटेड, वहाँ के जो ड्रामा की हिस्ट्री है ये वो है। लेकिन आप देखेंगे इसकी हिस्ट्री हमारी हिस्ट्री से बहुत मिलती जुलती है। यहाँ पे शुरू में खुली जगह में नाटक होते थे, औरतों के रोल आदमी करते थे। इस तरह की आपको बहुत सारी समानताएं इसमें दिखेंगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो पहले तो ड्रामा समझिए क्या है। ड्रामा इज अ परफॉर्मेंस दैट इज लाउड, एग्जैजरेटेड एंड लार्जर देन लाइफ। तो जैसे हम और आप आम तौर की जिंदगी में बात करते हैं, उस तरह से ड्रामा में नहीं होता। ड्रामा में हर चीज बड़ी होती है, लाउड होती है, लार्जर होती है। नाटक में और असल जिंदगी में ये फर्क है, क्योंकि स्टेज पे तुम्हें कुछ दिखाने होते हैं, कुछ भाव, तो इसलिए वो बहुत एग्जैजरेटेड होते हैं। ठीक है। और इसको ऑडियो विजुअल मीडियम कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देख भी रहे हैं सामने कैरेक्टर्स को और सुन भी रहे हैं, डायलॉग भी है, म्यूजिक भी है। तो इसको ऑडियो विजुअल मीडियम कहते हैं, क्योंकि इसमें ऑडियो भी है, साउंड है, और विजुअल आंखों से देखने का भी है। तो जो ड्रामा है वो ऑडियो विजुअल साधन है। ऑडियंस चारों तरफ बैठी होती है स्टेज के, और स्टेज एक थोड़ा ऊंचाई पे होता है ताकि सब देख सके स्टेज पे क्या हो रहा है। और वहां पे स्टेज पे जो सारे कलाकार होते हैं वो अपना रोल प्ले करते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। आपको पता है जो सामने हो रहा है वो सच नहीं है, वो सत्य नहीं है, वह एक नाटक है, लेकिन थोड़ी देर के लिए आप उसको सच मान लेते हैं। तो उसको कहते हैं विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। ठीक है। आप थोड़ी देर के लिए ये मानने के लिए तैयार हो जाते हैं कि जो सामने है वो सचमुच हो रहा है, वह कोई अनरियल नहीं है, वो नाटक नहीं है, वो सब बिल्कुल सत्य है। तभी आप एक नाटक का असली मजा ले सकते हैं। It may also mean sacrifice of realism and aesthetic and logic for the sake of enjoyment. अगर आप दिमाग लगाते रहेंगे कि नहीं ये तो सच है ही नहीं, नहीं ये तो एक्टिंग कर रहा है, नहीं ये तो सामने जो दिखा रहे हैं ये तो शिप है ही नहीं, ये तो कमरा है ही नहीं, तो फिर आप किसी भी नाटक को एंजॉय नहीं कर सकते। तो अगर आपको किसी नाटक को एंजॉय करना है तो आपको थोड़ी देर के लिए जो सामने हो रहा है उसको सत्य मानकर ही आप उसका मजा, उसका लुत्फ उठा सकते हैं। मैम पेज नंबर क्या है? सेक्शन 4 क्या? बेटा ये सेक्शन 4 है, मैंने बोला था आपको यूनिट 4 है, चैप्टर 1 है। ठीक है, ये पेज है 128। यस मैम, थैंक यू। ओके बेटा। तो ड्रामा कहते हैं नाटक को। नाटक स्टेज पे होता है, स्टेज पे एक्टर्स होते हैं, वहां पे डायलॉग बाजी होती है, वहां पे लाइट्स का इस्तेमाल होता है, साउंड का इस्तेमाल होता है, म्यूजिक का इस्तेमाल होता है, और उससे हमें एक कहानी सुनाई जाती है। और थोड़ी देर के लिए हमें ये भूल जाना होता है कि हम नाटक देख रहे हैं, तभी हम उस कहानी का असली मजा उठा सकते हैं। ठीक है। तो ड्रामा स्टेज पे होता है, लोग एक्टिंग करते हैं, जो एक्टिंग करते हैं उनको हम एक्टर्स कहते हैं।
वो डायलॉग भी बोलते हैं, वो एक्शन भी करते हैं, मार पिटाई भी करते हैं, और वो जो रोल प्ले कर रहे हैं वो उस तरह के कॉस्ट्यूम्स भी पहनते हैं। कॉस्ट्यूम मतलब कपड़े, जो कपड़े स्टेज पे कोई कलाकार पहनता है उसको कॉस्ट्यूम कहते हैं। ठीक है, ओके। हम समझते हैं ड्रामा में क्या क्या होता है। जब ड्रामा लिखा जाता है तो उसमें एक प्लॉट होता है कि कहानी में क्या होगा, किस तरह की समस्या आएगी, उसको कैसे समाधान उसका किया जाएगा। तो कहानी, प्लॉट, कैरेक्टराइजेशन, उसमें कौन कौन से कैरेक्टर होंगे, कौन कौन से कलाकार होंगे, कितने लोग होंगे, उनकी किस तरह की उम्र होगी, उनका क्या स्वभाव होगा, उनकी क्या कमजोरियां होंगी, उनकी क्या ताकत होगी, उसको कहते हैं कैरेक्टराइजेशन। जो वो कैरेक्टर्स बोलते हैं उसको हम कहते हैं डायलॉग। ठीक है, जो आपस में वार्तालाप करते हैं, जो बातचीत करते हैं, जो आप उसको कहते हैं डायलॉग। सेटिंग, सेटिंग वो जगह है जहां ये सारी कहानी चल रही है। ये किसी गांव में हो रहा है, किसी शहर में हो रहा है, किसी जंगल में हो रहा है, किसी मॉडर्न सिटी में हो रहा है, किसी एयर बेस पे हो रहा है। तो ये एक्शन कहाँ हो रहा है, ये कैरेक्टर्स कहाँ पे है, और ये कहानी कहाँ पे चल रही है, उस जगह को हम सेटिंग कहते हैं। वेयर इज द स्टोरी सेट। किसी के घर में मेजर एक्शन हो रहा है, घर का सीन है, आर्मी कंटोनमेंट का सीन है, स्कूल का सीन है, कॉलेज का सीन है, उसको सेटिंग कहते हैं। स्टेज डायरेक्शंस, स्टेज डायरेक्शंस एक डायरेक्टर देता है जिसमें वो कहते हैं कि ये एक्टर यहाँ से आएगा, यहाँ से वापस जाएगा, आपको इस समय एंट्री करनी है, इस समय लाइट जलेगी, इस समय अंधेरा करना है। उस तरह की जो स्टेज की जो भी डायरेक्शंस होती हैं उनको स्टेज डायरेक्शंस कहते हैं। कॉन्फ्लिक्ट, जो कहानी है उसमें प्रॉब्लम क्या है, उसमें किस चीज की लड़ाई है, किस चीज का संघर्ष है, वो कॉन्फ्लिक्ट है। और थीम, थीम क्या है स्टोरी की? थीम फैमिली हो सकती है, थीम वॉर हो सकता है, थीम लव हो सकता है, थीम पीस हो सकता है। तो उस ड्रामे की मेन थीम क्या है? चार चीजों पे फोकस होता है। फोकस होता है सीन पे, जो सीन चल रहा है। फोकस होता है ऑडियंस पे कि ऑडियंस क्या सोच रही है, क्या कर रही है। फोकस होता है कैरेक्टर पे, कैरेक्टर क्या कर रहा है, और एक्टर पे जो उस कैरेक्टर का रोल निभा रहा है। तो इसमें हम ड्रामा के बारे में सीखेंगे कि ड्रामा क्या होता है, ड्रामा की क्या डेफिनेशन है, ड्रामा और दूसरे लिटरेचर फॉर्म्स में क्या फर्क है, और कितने तरह के ड्रामा होते हैं। तो ड्रामा में कॉमेडी होती है जिसमें लोग हंसते हैं, हंसी मजाक होता है कहानी में, इसको कॉमेडी कहते हैं। तो कई तरह की कॉमेडी होती है। ट्रेजेडी होती है जिसमें जो सैड स्टोरी होती है, जिसमें किसी की मौत हो जाती है और बहुत दुख भरी कहानी जो होती है, जिसे देख के या सुन के दुख पहुंचता है, उसको ट्रेजेडी कहते हैं। और ट्रेजिक कॉमेडी होती है जिसमें दोनों मिले जुले होते हैं। उसमें हास्य के बहुत सारे सीन्स हैं, लेकिन कुछ ट्रेजेडी के भी सीन्स हैं, ट्रेजिक सीन्स भी हैं। तो उसको ट्रेजिक कॉमेडी कहते हैं। तो इसको आप देखेंगे तो, एक सेकेंड, इसको लेट मी, हाँ, तो ये डिटेल्स दी हुई हैं। ये जो सारे हमने डिस्कस किया अभी, मैं किस सबकी मीनिंग्स आपको बता चुकी हूँ। प्लॉट वो है, जो भी एक्शंस होते हैं प्ले में वो प्लॉट है। जो उसमें कैरेक्टर्स होते हैं जो रोल प्ले करते हैं, जो कहानी के किरदार होते हैं, वो कैरेक्टर्स होते हैं।
और उनकी क्या खासियत है, उनकी क्या, कैसे वो बाकी लोगों से अलग हैं, उनकी कैसी पर्सनैलिटी है, क्या उनको पसंद है, क्या नापसंद है, क्या उनके स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, वो कैरेक्टराइजेशन होता है। कैसे हर कैरेक्टर एक दूसरे से अलग है। तो डायलॉग्स होते हैं जो कैरेक्टर्स बोलते हैं, मोनोलॉग होता है जिसमें दिखाते हैं कि कैरेक्टर खुद से बात कर रहा है। तो वो खुद से बात कर रहा है लेकिन ऑडियंस सुन पा रही है वो क्या बोल रहा है, क्योंकि राइटर कैसे दिखाएगा कि एक कैरेक्टर के दिमाग में क्या चल रहा है, वो मोनोलॉग के थ्रू दिखाता है। कि वो दिखाता है कि वो कैरेक्टर अपने आप से बात कर रहा है लेकिन असल में वो अपनी ऑडियंस को बता रहा है कि मैं क्या सोच रहा हूं। ठीक है, जब वो खुद से बात करता है। सोलिलोक्वी में भी यही है, कैरेक्टर्स थॉट प्रोसेस एक्सप्रेस्ड अलाउड। कैरेक्टर क्या सोच रहा है वो दिमाग में सोचने के बजाय वो चीज बोलता है। तो इससे हमें पता चलता है कि किस कैरेक्टर के दिमाग में क्या चल रहा है। स्टेज डायरेक्शंस मैं आपको बता चुकी हूँ, कहाँ लाइट होगी, कहाँ म्यूजिक होगा, कौन से सीन में कौन सा कॉस्ट्यूम पहनना है, कहाँ से स्टेज पे जाना है, कौन सी साइड से स्टेज से उतरना है, वो सब स्टेज डायरेक्शंस में आता है। कॉन्फ्लिक्ट है, जो प्रॉब्लम है, जो समस्या है, जिसपे ये पूरी कहानी आधारित है, ये पूरा ड्रामा आधारित है। ठीक है, और थीम वो है जो मेन आइडिया है स्टोरी का। मैं आपको बता चुकी हूँ, लव है, पीस है, वॉर है, फैमिली है, इस तरह की किसी भी थीम पे आपका प्ले हो सकता है। अब हिस्ट्री देखते हैं ड्रामा की। इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश ड्रामा। Drama has its origins in folk theatre. We therefore cannot consider drama merely as a part of literature. Words are the medium of literature as an art, but drama is a multiple art using words, scenic effects, music, gestures of the artists, actors, and organizing talents of the producer. The dramatist must have players, a stage, and an audience. कहते हैं ड्रामा कब शुरू हुआ, बहुत पुरानी बात है, बहुत ज्यादा इसकी जानकारी नहीं है। There is evidence to believe that Romans were in England. When the Romans were in England, they established vast amphitheaters for the production of plays. But when the Romans departed, their theater departed with them. Then there were minstrels. People enjoyed their performances. Gradually, by the 10th century, the ritual of plays that itself had something dramatic in it got extended to the rudiments of a play. कहते हैं कि 10वीं सेंचुरी में कुछ कुछ परफॉर्मेंसेस होती थी, फिर 13-14 सेंचुरी में भी थोड़ा सा उस तरह के नाटक होने लगे जो धर्म से अलग थे। उनमें इंग्लिश बोला जाता था, डायलॉग्स होते थे और उनको मिरेकल प्लेस कहते थे, जिनमें किसी तरह का कुछ ज्ञान दिया जाता था, सही गलत अच्छा बुरा, ये सब नाटक के माध्यम से लोगों को समझाया जाता था। उसके बाद एलिजाबेथन एंड restoration drama. These secular morality plays have direct links with Elizabethan plays. The Renaissance imposed a learned tradition, classical in depth, with themes of education, general moral problems, and secular politics. The plays had nothing to do with religion. They were examples of both comedy and tragedy. यहाँ पे आके क्या हुआ, जो थिएटर था वो कॉमेडी और ट्रेजेडी दो तरह के होने लगे, जिनका रिलीजन से कोई लेना देना नहीं था, धर्म से कोई लेना देना नहीं था, और लोग प्लेस देखने लगे कहानी के लिए, कॉमेडी के लिए और ट्रेजेडी के लिए. Thomas Kidd, Christopher Marlowe and William Shakespeare were the prime dramatists of this era. तो शेक्सपियर के जमाने के ये लोग हैं जो जिन्होंने पहली बार ड्रामा लिखना अच्छे से तरीके से शुरू किया. शेक्सपियर के प्ले आज भी पढ़े जाते हैं.
परफॉर्म किए जाते हैं, वो बहुत ही एक शानदार प्लेराइट माने जाते हैं। कॉमेडी भी आगे बढ़ी एंड बाय द 90s of the 16th century, theatre in England was fully established, but complicated conditions governed the activities of the dramatist. तो 16th century के एंड में जाके थिएटर बनने शुरू हो गए थे और लोग परफॉर्मेंस शुरू कर दिया था। The public theatre of the 16th century differed in many important ways from the modern theatre. तो 16th century का जो थिएटर था वो आज के थिएटर से कैसे अलग था? वो खुले आसमान के नीचे था, कोई आर्टिफिशियल लाइटिंग नहीं थी और स्टेज थोड़ा सा ऊंचाई पे था जो पिलर्स पे बना होता था, कोई कर्टन नहीं था और ऑडियंस तीनों तरफ एक तरफ स्टेज होता था और तीन तरफ ऑडियंस बैठती थी और नाटक देखती थी। गैलरीज होती थी जहां पे, फिर बाद में गैलरीज बन गई जो इनक्लोज थिएटर हो गया, बंद थिएटर बनने लगा और अंदर साइड पे गैलरीज बनने लगी और फिर लाइटिंग वगैरह का, क्योंकि अंदर था तो वहां पे लाइटिंग साउंड वगैरह का इंतजाम करना आसान हो गया। तो शेक्सपियर के प्लेस बहुत मशहूर हैं, उन्होंने 16th सेंचुरी में लिखे। लेकिन कहते हैं शेक्सपियर के अलावा भी बहुत सारे राइटर्स थे जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे ड्रामा लिखे हैं, जैसे बेन जॉनसन है, उन्होंने ड्रामा उनके बहुत मशहूर हैं। जॉनसन की कॉमेडी बहुत मशहूर है। ये एक्चुअली हिस्ट्री है ड्रामा की, तो इसमें फैक्ट्स ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा इसमें सिर्फ इंफॉर्मेशन है कि इतने साल में ये हुआ, इस साल में ये हुआ, इस साल में ये हुआ, तो ये हिस्ट्री है। फिर थिएटर्स बंद कर दिए 1642 में, क्योंकि चर्च कहने लगा कि थिएटर अच्छा नहीं है, थिएटर से गलत चीज लोग सोचते हैं। फिर सिविल वॉर शुरू हो गई, तो 1642 से 1660 के बीच में लड़ाइयां शुरू हो गई थी, सिविल वॉर होने लगी थी, तो उसके बीच कोई थिएटर नहीं हुआ। फिर उसके बाद ये चैपमैन, मिडलटन, वेबस्टर और डेकर जैसे प्ले राइट्स सामने आए। 1660 में जब चार्ल्स II राजा बने, थिएटर्स वर रीओपन्ड, थिएटर्स दोबारा खोले गए, जो बीच में लड़ाई के समय बंद हो गए थे उन थिएटर्स को दोबारा खोला गया। The Restoration comedy achieves its peculiar excellence. Drama developed into class drama with upper class ethos. It lasted beyond this period into the first decade of the 18th century. Comedy in the 18th century declined into sentimentalism. तो 18th century में जो कॉमेडी थी वो बहुत ही रोने पीटने वाली कॉमेडी होने लगी, सेंटिमेंटलिज्म उसमें आ गया। ठीक है, इट बिकेम कॉमेडी ऑफ मैनर्स। तो तरह तरह की जो कॉमेडी है ये उनके बारे में है, ये आज के ड्रामा के बारे में है। टुडेज थिएटर आज क्या है, देयर इज अ पिक्चर फ्रेम स्टेज, स्टेज होता है, आजकल एक्ट्रेस होती है जो फीमेल पार्ट्स प्ले करती हैं। शुरू में क्या होता था कि जो लड़कियों का रोल होता था वो भी आदमी करते थे, लेकिन अब फीमेल्स ही फीमेल का पार्ट प्ले करती हैं और सीन्स आप मूव कर सकते हो, प्रोजेक्टर के थ्रू आप स्कीम लगा सकते हो, सीन लगा सकते हो, आप प्रॉप्स बना सकते हो, आर्टिफिशियल लाइट का इस्तेमाल हो जाता है, जो कि रेस्टोरेशन पीरियड में लाइट का इस्तेमाल शुरू हुआ। अब तो कलर्स भी इस्तेमाल होते हैं, रेड, येलो, अलग अलग तरह के सीन दिखाने के लिए अलग अलग तरह की आर्टिफिशियल लाइट का इस्तेमाल स्टेज पे
होता है. Drama of the early 19th century was on the whole on the way to decline for many reasons. Theatre was home mainly to irregular spectacle, melodrama and farce. 19th century में ड्रामा का स्तर नीचे आने लगा क्योंकि बहुत ही जो अच्छे लिखे हुए जो स्क्रीन प्लेस थे वो बंद हो गए. तो इसलिए प्लेस की क्वालिटी गिरने लगी. A simple external reason can be found in the monopoly held by the two houses, Covent Garden and Drury Lane, for the performance of serious drama. The audience which gathered to the 19th century theatre had not the intelligence or the imagination of the Elizabethan audience. The danger in the 19th century theatre was that above all it was unrelated to the life of the time. और फिर इस तरह की कहानियां बनने लगी जिससे लोग रिलेट ही नहीं करते थे, उनको समझ में ही नहीं आती थी और उनको उनके समय से उन कहानियों का कोई लेना देना नहीं था. उनको लगता था कि एक तो एक ही थिएटर हाउस था जो प्लेस चलाता था, तो कोई कंपटीशन नहीं था, तो उनको कोई अच्छे प्लेस बनाने की कोई जरूरत भी महसूस नहीं होती थी. Espen, the great Norwegian dramatist of the 19th century, dominates the realistic drama. फिर उसके बाद realistic drama शुरू हुआ, जो he developed modernist, realist, social and psychological dramas like The Doll's House, Ghosts and An Enemy of the People. They are far more subtle in stagecraft and profound in thought than anything in modern English literature. तो एस्पेन एक नॉर्वेजियन ड्रामेटिस्ट है जिनके प्लेस बहुत मशहूर हुए. उनके ड्रामास रियल थे और बहुत ही अच्छे लिखे हुए थे. सोशल और साइकोलॉजिकल ड्रामास थे और वो बहुत ही पॉपुलर हुए. ठीक है. They are far more subtle in stagecraft and profound in thought. तो बहुत ही अद्भुत वाले जो प्लेस लिखे गए थे उनमें एस्पेन का नाम माना जाता है. It was only George Bernard Shaw who deeply influenced and affected by Espen's innovative contributions and experimentation. तो एस्पेन से प्रेरित होकर जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने भी बहुत अच्छे प्लेस लिखे. He was the most brilliant playwright of his time. He alone had understood the greatness of Espen and was determined that his own plays should also be a vehicle for ideas. तो वो एस्पेन से प्रभावित हुए और उनको लगा कि मेरे भी जो नाटक हैं वो अच्छे आइडियाज से उनकी उपज होनी चाहिए. The responsibility of elevation of English drama to the brilliance of the Norwegian fell with Oscar Wilde and G.B. Shaw in the late 19th and 20th century. तो ये दो लोग हैं, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ और ऑस्कर वाइल्ड, जिन्होंने अंग्रेजी ड्रामा का स्तर उठाया और वो नॉर्वेजियन ड्रामा का जो लेवल था जो एस्पेन ने सेट किया था उस तक लेके गए. The 20th century showed a talent in the drama with which the 19th century could not compete. Granville Barker, John Galsworthy, St. John Irwin were some of the playwrights who explored contemporary problems. तो ये कुछ प्लेराइट्स थे जिन्होंने उन दिनों के समय की जो प्रॉब्लम्स थी उनको अपने प्ले में एड्रेस किया. W.B. Yeats,
J.M. Shinch, ये सब, लेडी ग्रेगरी, ये सब इनका मॉडर्न ड्रामा में कंट्रीब्यूशन है। टी.एस. इलियट ने ग्रीक ट्रेजेडी के प्लेस लिखने की कोशिश की, और जॉन ऑस्बर्न एक और फेमस प्ले राइट है जिन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वो बड़े हुए तो उन्होंने उस हिसाब से लिखा। Kingsley Amis wrote about frustrated anti-establishment young people. Osborne's look back in anger brought a new vitality to the theatre scene. तो जॉन ऑस्बर्न ने भी बहुत फेमस नाटक लिखे। It was more a cultural phenomena than a work of literature. तो एंटन चेकव है, यूजीन ओनील है, आर्थर मिलर है, टेनिसी विलियम्स है, यूजीन, सैमुअल बेकेट एंड हैरोल्ड पिंटर। ये कुछ फेमस प्ले राइट्स हैं जिनके कुछ नाटक बहुत ही मशहूर हुए। Earliest seeds of modern Indian drama can be found in Sanskrit drama from the 1st century AD. Mahabhasya by Patanjali provides a feasible date for the beginning of theatre in India. तो ये 20th century तक ये ब्रिटिश ड्रामा की कहानी है, लेकिन हिंदुस्तान में जो इंडियन ड्रामा है उसकी शुरुआत 1st century से देखी जा सकती है। ट्रीटीज ऑन थिएटर, नाट्य शास्त्र, एक ड्रामा की बहुत पुरानी किताब है जो भारत मुनि ने लिखी थी। वो अपने तरीके से बताते हैं कि थिएटर हिंदुस्तान में कैसे शुरू हुआ। लेकिन जो मॉडर्न इंडियन ड्रामा है वो दुनिया भर के नाटकों से इन्फ्लुएंस हुआ है। संस्कृत और उर्दू से तो इन्फ्लुएंस हुआ ही है, और भी बहुत सारे दुनिया के इन्फ्लुएंस इंडियन नाटकों में दिखते हैं। ये एक टेबल है जो उन्होंने हिस्ट्री ऑफ प्लेस की बनाई है कि कौन से सालों में किस तरह के नाटक लिखे गए, और वो उनमें से कुछ प्रसिद्ध नाम। तो पूरा चैप्टर एक टेबल में उन्होंने आपके लिए डाल दिया है, आपको इससे समझ में आ जाएगा। इनके आप ट्रांसलेट करके देख सकते हैं समझने के लिए कि तरह के नाटक इन समय में होते थे। ठीक है, और ये कुछ क्लासिक प्लेस के एग्जाम्पल्स हैं, नेम्स हैं। अबाउट वन एक्ट प्ले। वन एक्ट प्ले क्या होता है? वन एक्ट प्ले एक पूरी कहानी होती है जो एक ही एक्ट में सुनाई जाती है। तो एक ड्रामा में क्या होता था पहले, खूब सारे एक्ट्स होते थे, खूब सारे सीन्स होते थे और एक कहानी चलती थी। वन एक्ट प्ले में क्या शुरू हुआ कि एक ही जगह कहानी शुरू होगी और वही कहानी खत्म हो जाएगी। The plot of one act play is limited to a single interesting episode. तो अगर किसी 15 साल के बच्चे की कहानी है कि वो स्कूल जा रहा है, उसकी क्लास की कहानी है, तो वो सीन क्लास में शुरू होगा और वो क्लास में ही खत्म हो जाएगा। उसको वन एक्ट प्ले कहते हैं। वो एक इंटरेस्टिंग एपिसोड है उस कहानी में, इसलिए उसको वन एक्ट प्ले कहा जाता है, क्योंकि वो एक ही जगह शुरू होता है और वहीं खत्म हो जाता है, सीन चेंज नहीं होता। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। थीम क्या होती है? थीम इम्प्लिसिट हो सकती है, एक्सप्लिसिट हो सकती है। थीम या तो ऐसे हो सकते हैं कि आपको समझनी पड़ेगी पढ़ के, या फिर वो बिल्कुल साफ शब्दों में आपको बता सकती है। ठीक है, या तो वो बिल्कुल स्पष्ट होगी या आपको वो कहानी पढ़कर समझनी पड़ेगी। सेटिंग, जहां पे सारा एक्शन हो रहा है, जहां पे सारा ड्रामा हो रहा है।
तो वो गांव में है, शहर में है, फैक्ट्री में है, प्लेग्राउंड में है, स्कूल में है, कॉलेज में है, वो सब आपका वो सेटिंग हो गया। लैंग्वेज, प्ले की भाषा, भाषा है डायलॉग्स में, लेकिन नाटक में कुछ ऐसे भी कलाकार होते हैं, कुछ ऐसे भी सीन्स होते हैं जो होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। शब्दों का इस्तेमाल करे बिना आप अपने बिहेवियर से, अपने आप कैसे खड़े हैं, आप किधर देख रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, उससे भी आप एक कहानी सुना सकते हैं, अपना भाव प्रकट कर सकते हैं। जैसे चार्ली चैपलिन की आपने कोई मूवी देखी होगी ना, फिल्म, तो उसमें चार्ली चैपलिन कुछ नहीं बोलते, लेकिन आपको पूरी कहानी समझ में आती है। ठीक है, तो उसमें भाव भी है, अर्थ भी है। और वन एक्ट प्ले में कहानी बहुत ही संक्षिप्त होने लगी, क्योंकि एक ही एक्ट में उसको पूरी कहानी सुनानी थी। और जो ये नाटक लिखे जाते हैं, इसमें पोएटिक डिवाइसेस होते हैं, भाषा बहुत ही सुंदर और बारीक और बहुत टैक्टफुल तरीके से कम्युनिकेट करती है कि कभी वो जो प्ले राइट है वो क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, तो जो भी भाव जो नाटक लिखने वाला है वो अपने लाना चाहता है अपने नाटक में, वो शब्दों के द्वारा या बिहेवियर के द्वारा, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के द्वारा ये सब भाव स्टेज पर हमें दिखाते हैं। कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स कलाकार हैं जिनसे कहानी आगे बढ़ती है। तरह तरह के कैरेक्टर्स होते हैं। कुछ राउंड कैरेक्टर्स होते हैं जो जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है उनका स्वभाव बदलता है, वो एक बेहतर इंसान बनते हैं, वो अपनी कमजोरियां समझते हैं और वो लाइफ में आगे बढ़ते हैं। फ्लैट कैरेक्टर्स वो होते हैं जो कहानी में शुरू से आखिर तक वैसे ही रहते हैं। फ्लैट कैरेक्टर्स वो होते हैं जो कहानी आगे बढ़ाने के लिए हमें चाहिए। जैसे किसी कहानी में किसी लड़के का बड़ा भाई होगा जो फौज में है, वो शुरू में भी फौज में होगा, बाद में भी फौज में होगा, उसका कोई रोल नहीं है और उसके स्वभाव में कोई बदलाव नहीं आता। उसको कहते हैं फ्लैट कैरेक्टर्स। कैरिकेचर्स भी उनको कहा जाता है, क्योंकि उनकी सिर्फ एक ही खासियत होती है, जैसे मैंने कहा बड़ा भाई फौज में है, बस उनके बारे में और कोई खबर और कोई इंफॉर्मेशन रीडर को नहीं है। उनको कहते हैं फ्लैट कैरेक्टर्स। राउंड कैरेक्टर्स वो होते हैं जो जितना जो कुछ उनकी जिंदगी में होता है वो उससे बहुत कुछ सीखते हैं, उनके स्वभाव में बदलाव आता है और वो एक बेहतर इंसान बनते हैं। ठीक है, तो जो वन एक्ट प्ले है उसमें एक या दो सीन्स हो सकते हैं, बहुत ही संक्षिप्त होता है, उसका कोई एक थीम होता है जो मेन थीम होती है उस प्ले की, वो रोजमर्रा की जो समस्याएं हैं वो उनसे डील करता है। और वो एक सीन के अंदर भी बिगनिंग मिडल एंड होता है, तो वो सीन अपने आप में एक पूरी कहानी छुपाए हुए होता है। ठीक है,
उसमें स्टेज डायरेक्शन होती है, उसमें मूड होता है, टाइम प्लेस एक्शन का यूनिटी होता है, और उसमें लिमिटेड कैरेक्टर्स होते हैं। उसमें कुछ मुख्य कलाकार होते हैं जो आपको कहानी सुनाते हैं, और वो किसी ऐसी समस्या के साथ डील करते हैं जिसको ऑडियंस देखना चाहती है, समझना चाहती है, उसके बारे में और जानना चाहती है। ठीक है। ओके, ये कुछ ऑब्जेक्टिव टेस्ट है। नेम 4 periods of history of British drama. 4 periods कौन से हैं? What are the 4 periods? मिडीवियल पीरियड है, रेनेसा पीरियड है, रेस्टोरेशन पीरियड है, विक्टोरियन पीरियड है। मिडीवियल पीरियड है, रेनेसा पीरियड है, रेस्टोरेशन पीरियड है, और विक्टोरियन पीरियड है, और मॉडर्न पीरियड, पोस्ट मॉडर्न। इसमें से कोई भी 4 आप लिख सकते हैं। आपको सिर्फ 4 लिखने हैं, नहीं तो 6 है। लिस्ट द 4 एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा। ड्रामा के कौन से 4 एलिमेंट्स हैं? उन्होंने हमें शुरू में बताए। प्लॉट है, थीम है, सेटिंग है, और लैंग्वेज है। ये 4 एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा है। मतलब 7 है, लेकिन यहाँ पे हम 4 बता रहे हैं। स्टेट अ टाइप ऑफ ड्रामा ईच from any 4 periods of history. किन्हीं 4 पीरियड्स में से एक एक फेमस प्ले आप बता सकते हैं, वो आप यहां से बता सकते हैं। जैसे विक्टोरियन पीरियड का फेमस प्ले था अ डॉल्स हाउस। रेस्टोरेशन पीरियड का फेमस ड्रामा था ऑल फॉर लव। रेनेसा पीरियड का फेमस ड्रामा था डॉक्टर फॉस्टस। तो इस टेबल से देखकर आप यहां से क्लासिक ड्रामा निकाल सकते हैं। ठीक है। What is compare the features of comedy and tragedy? कॉमेडी और ट्रेजेडी में आपको फर्क बताना है। कॉमेडी में हंसी मजाक का माहौल होता है, और रोजमर्रा के जो हम परेशानियां उठाते हैं उसके बारे में हास्य के तरीके से डील किया जाता है, और हंसी खुशी वो कहानी, वो नाटक खत्म होता है। ट्रेजेडी में क्या होता है? सीरियस टोन होती है। जो हीरो होता है वो किसी तरह से परेशान होता है, या उसके साथ कुछ बुरा होता है, और या तो नाटक का जो एंड है वो दुख भरा होता है, या वो जो हीरो होता है उसकी मौत हो जाती है। तो दोनों तरीके से वो एक दर्दनाक कहानी बन जाती है। ठीक है। अब स्टेट द डिफरेंस बिटवीन पोइट्री एंड ड्रामा। पोइट्री कविता होती है, वो पढ़ने के लिए लिखी जाती है। ड्रामा नाटक होता है, वो स्टेज पे करने के लिए लिखा गया होता है। तो कविता पढ़ी जाती है और ड्रामा स्टेज पे परफॉर्म किया जाता है। डिफरेंस बिटवीन ड्रामा एंड नॉवल। ड्रामा और नॉवल में क्या फर्क है? ड्रामा में डायलॉग होता है, स्टेज पे एक्शन होता है, और वो परफॉर्म किया जाता है स्टेज पे। नॉवल आप पढ़ते हैं कहानी की तरह। ठीक है।
ड्रामा नाटकीय रूपांतर है जिसको स्टेज पे किया जाता है। नॉवल एक कहानी है जिसको आप पढ़ते हैं, ठीक है। तो ड्रामा क्या है? ड्रामा में प्लॉट है, कैरेक्टराइजेशन है, स्टेज है, डायलॉग है, थीम है, ये सब ड्रामा को ड्रामा बनाते हैं। प्लॉट क्या है? प्लॉट वही है जो क्या क्या कहानी में होने वाला है, पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, उसको जो भी इवेंट्स हैं वो किस तरीके से होंगे उसको प्लॉट कहते हैं। ठीक है। डिफरेंशिएट बिटवीन कैरेक्टर्स एंड कैरेक्टराइजेशन। कैरेक्टर्स कौन है? कैरेक्टर किरदार है। कैरेक्टर वो लोग हैं जो कहानी के पात्र हैं, जो कहानी को आगे ले जाते हैं, कहानी जिनके बारे में है ना। और कैरेक्टराइजेशन वो तरीका है जिससे हमें लिखने वाला जो प्ले राइट है वो हमें कैरेक्टर्स के बारे में बताता है कि किसकी क्या खूबी है, क्या कमजोरी है, क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, उसको कहते हैं कैरेक्टराइजेशन। Characterization is the method of revealing their personalities and peculiarities. और characters क्या है? Character किरदार है। Character वो है जो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है। लिस्ट अ फ्यू रीजंस फॉर वॉचिंग अ ड्रामा लाइव ऑन द स्टेज। लोग नाटक स्टेज पे देखने क्यों जाते हैं? क्यों पसंद है उनको? क्योंकि वो एक ऑडियो विजुअल एक्सपीरियंस है, वो देख भी सकते हैं, वो सुन भी सकते हैं, और स्टेज पे असली लोग हैं, उन्होंने असली कॉस्ट्यूम्स पहने हुए हैं और आपके सामने वो एक्टिंग और मूवमेंट कर रहे हैं, उसका अपना एक चार्म है। टीवी पे आप देखते हैं वो रिकॉर्डेड होता है, ये आपके सामने एक्टिंग कर रहे हैं, तत्काल में आपके सामने सब कुछ चल रहा है। ठीक है। तो ये सब इसलिए लोग नाटक देखने स्टेज पर जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। क्लास के बाद आपके साथ मैं ये रिसोर्स शेयर करूंगी जिसमें आप देखेंगे कि शुरू से चैप्टर की ये समरी है, थोड़ा शॉर्ट में पूरे चैप्टर की जो मेन समरी है वो इसमें दी गई है, और जो क्वेश्चंस हैं चैप्टर के एंड में उसके आंसर्स भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। लेकिन आप ये याद रखना कि जो चैप्टर है इसमें ये जो टेबल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जो सारे चैप्टर का निचोड़ है वो इस टेबल में है। इसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा पीरियड कौन से साल से कौन से साल में था, उसमें किस तरह के नाटक थे, और उनमें से कुछ नाटकों के नाम आपको पता होने चाहिए। ठीक है। तो ये 6 पीरियड हैं और हर पीरियड के कुछ खास तरह के नाटक फेमस हुए और उनके नाम और वो किसने लिखे। ये टेबल आपके लिए बहुत जरूरी है। मैंने जो समरी दी है आपको वो बहुत काम की है, लेकिन उसके अलावा ये टेबल भी
बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रखती है। इसमें जो तुम्हारा चैप्टर है उसका निचोड़ है। ठीक है बेटा, तो रिवाइज करने के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑल राइट बेटे, चलो बेटा, क्लास यहीं खत्म होती है। क्लास के बाद मैं आपके साथ रिसोर्स शेयर कर दूंगी। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास। ऑल राइट, बाय। बाय मैम। बाय बेटे।